नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा अतुल्ला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 सवाल पूछे हैं। राहुल ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के उनके वादे का क्या हुआ। कांग्रेस नेता ने रुपए की गिरती कीमतों पर पीएम मोदी पर हमला बोला है और कहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया 80 पार कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को ठेके पर 4 साल के लिए सैनिक बनाने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। संसद के हंगामे की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान खींचते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मॉनसून सत्र में हम प्रधानमंत्री जी से जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। जनता के कई सवाल थे जिनके जवाब प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को देने थे, लेकिन उनकी तानाशाही देखिए। सवाल पूछने पर प्रधानमंत्री मोदी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने 57 सांसदों को गिरफ्तार करवा दिया और 23 को निलंबित करवा दिया। आइए आपको बताते हैं कि वो 10 सवाल कौन से हैं जो राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री से पूछे गए हैं। तो आपको बता दें कि 45 सालों में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे का क्या हुआ। जनता की रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों जैसे दही अनाज पर जीएसटी लगाकर उनसे 2 वक्त की रोटी क्यों छीन रहे हैं। खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता को राहत कब मिलेगी। डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमतें 80 पार क्यों हो गई हैं। आर्मी में 2 सालों से एक भी भर्ती नहीं करके सरकार अब अग्निपथ योजना लाई है। युवाओं को 4 साल के ठेके पर अग्निवीर बनाने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है। आप चुप क्यों हैं और आप क्या कर रहे हैं। फसल बीमा से इंश्योरेंस कंपनियों को 40,000 करोड़ का फायदा करवा दिया, मगर 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के अपने वादे पर चुप क्यों है। किसानों को सही एमएसपी के वादे का क्या हुआ और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा मिलने का क्या हुआ। 9 वरिष्ठ नागरिकों के रेल टिकट में मिलने वाली 50% छूट को बंद क्यों किया गया। जब अपने प्रचार पर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो बुजुर्गों को छूट देने के लिए पैसा क्यों नहीं है। केंद्र सरकार पर 2014 में 56 लाख करोड़ कर्ज था, वो अब बढ़कर 139 लाख करोड़ हो गया है और मार्च 2023 तक 156 लाख करोड़ हो जाएगा। आप देश को कर्ज में क्यों डुबा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जी मेरे इन 10 सवालों का जवाब दें। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को डराने धमकाने से आपकी जवाबदेही खत्म नहीं हो जाएगी। हम जनता की आवाज हैं और उनके मुद्दे उठाते रहेंगे। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से 10 सवाल पूछे और अपने सवालों में उनके द्वारा क्या क्या पूछा गया है, एक बार पूरी अपडेट। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, राहुल गांधी जो लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, क्योंकि प्रदर्शन के माध्यम से भी जब ईडी की कार्रवाई थी तो उसको लेकर भी सदन के कह सकते हैं विजय चौक पर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ। मगर यहाँ पर बात करें, कल जिस तरीके से कहते हैं सदन के अंदर सवाल पूछने की जो चर्चा करने के लिए जो दिल्ली से कह सकते हैं राहुल गांधी ने जिस तरीके से आवाज उठाने की कोशिश करी, तो लगभग कह सकते हैं कि 23 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, 57 सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरीके की जो कार्रवाई थी वो कहीं ना कहीं सिर्फ आवाज को दबाने की कोशिश की गई। और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो तानाशाही सरकार है और लगातार कहीं ना कहीं जनता की आवाज जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर ट्विटर हैंड के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार से 10 सवाल पूछे, जिसके अंदर मुख्य सवाल जो है वो कहीं ना कहीं यही इशारा करते कि 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात कही थी हर साल केंद्र सरकार ने, वो जॉब किसको मिली, कहां मिली और किन व्यक्तियों को मिली। मगर यहाँ पर बात करें दूसरे सवाल को लेकर भी कहीं ना कहीं जीएसटी, खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाई गई है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने कहा कि खाने पीने की जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, कहा कि जीएसटी लगाई गई है खाने पीने की चीजों पर, जो खाने पीने की चीजों पर पहले जीएसटी नहीं हुआ करती थी, अब वो कहीं ना कहीं महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से मजदूर वर्ग जो है वो खाने पीने की चीजों के लिए भी कहीं ना कहीं तरसता हुआ नजर आ रहा है। मगर भाई बात करें खाने पीने के साथ साथ डीजल, पेट्रोल,
पेट्रोल डीजल लगातार कहीं ना कहीं महंगे होते नजर आए और लगातार केंद्र सरकार ने उसको कम करने की जगह पर और ज्यादा वृद्धि की और कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के लोगों के लिए ही काम किया। तो इस तरीके के सवाल जो है वो राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए हैं और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि डॉलर का भाव जो है वो रुपए के मुकाबले इतना ज्यादा क्यों हो गया, 80 रुपए का जो है फर्क आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आर्मी के अंदर जो कह सकते हैं भर्ती करने की बात की गई, पिछले 2 साल तक आर्मी के अंदर भर्ती नहीं की गई, यहाँ तक कि कहते हैं अब जिस तरीके से आर्मी के अंदर भर्ती की जा रही है सिर्फ 4 साल के लिए ठेकेदारी प्रथा की जा रही है। इसको लेकर तमाम जो सवाल है वो राहुल गांधी के द्वारा केंद्र सरकार से पूछे गए हैं, मगर केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। जी राजीव, जिस तरीके से 10 सवाल जो है राहुल गांधी द्वारा पूछे गए हैं, लेकिन इसके जवाब में केंद्र द्वारा कोई रिएक्शन सामने आया हो? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात राहुल गांधी के द्वारा जिस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, 10 सवाल पूछे गए हैं और 10 सवालों में से अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जीएसटी लगाई गई है खाने पीने की, दूध दही इन चीजों पर जो रोजमर्रा की चीजें होती है उन पर जीएसटी लगाया गया, तो कहीं ना कहीं वो महंगी हो चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, चाहे वो अमूल हो या फिर और कंपनियां हो, उन्होंने अपने प्रोडक्ट जो है वो महंगे कर दिए हैं, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं खाने पीने की चीजों के लिए भी कहीं ना कहीं तरसती नजर आ रही है। यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर और जहां तक कि खाने पीने की चीजों की जो महंगी हुई है उससे उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ही जिम्मेवार ठहराया और केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक इन 10 सवालों के लिए भी किसी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं मिली है। और सिर्फ ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो आवाज उठा रहा है, उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। जी राजीव, जिस तरीके से महंगाई का मुद्दा हो गया या अग्निपथ को लेकर या तमाम जो 10 सवाल, जो मजबूत 10 सवाल पूछे गए हैं, इसे लेकर जिस तरीके से सरकार को यहाँ पर विपक्ष लगातार घेर रहा है, तो इसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को चुनाव में कितना उठाना पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी के द्वारा महंगाई के मुद्दे को लेकर और कह सकते हैं पेट्रोल डीजल के मुद्दे को लेकर या फिर कहे खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाई गई है, आर्मी के अंदर भर्ती नहीं की गई थी उसको लेकर, या फिर कहे डॉलर के भाव आज कहीं ना कहीं बढ़ चुका है और इंडियन जो करेंसी है वो कहीं ना कहीं गिर चुकी है। इसको इस तरीके के तमाम जो सवाल है उनके जवाब जो है वो केंद्र सरकार से चाहिए, मगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर या फिर कहे और मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, केंद्र सरकार शायद इन सवालों से बचती हुई नजर आ रही है और शायद इन्हीं सवालों का जो जवाब है वो जनता भी पूछती नजर आएगी, क्योंकि जब आने वाले चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए हित में होते हैं और जनता ही वोट करके सरकारों को चुनती है। मगर जब जिस तरीके से सरकारों ने जिस तरीके से महंगाई की है, केंद्र सरकार की बात करें, खाने पीने की चीजें भी आज महंगी हो चुकी है, दूध की बात करें जो रोजमर्रा की चीजों जिंदगी में काम आता है वो चक महंगा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जनता जो है अपने वोट के माध्यम से कहीं ना कहीं जो उनकी नाराजगी है वो कहीं ना कहीं जाहिर कर सकती है और आने वाले चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा को इसकी कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी हो सकता है। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए, लगातार विपक्ष जो है काफी ये जो महंगाई के मुद्दे हैं लगातार उठाता रहा है, जनता के मुद्दों को जो है सरकार के सामने उठाता रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से ये 10 सवाल भी पूछे गए, ये काफी मजबूत सवाल जो सरकार से पूछे गए हैं, तो इस मामले को लेकर क्या जनता की भी कोई राय सामने देखने को मिली है, कोई रिएक्शन जनता द्वारा सामने आया हो? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राहुल गांधी के द्वारा जो 10 सवाल पूछे गए हैं वो 10 सवाल जो है वो जनता से ही जुड़े हुए हैं, मगर यहाँ पर बात करें जनता की प्रतिक्रिया की, जनता बिल्कुल नाराज है। जब जीएसटी लगाई गई थी खाने पीने की चीजों पर तो कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा बिल्कुल देखने को मिला था और लगातार वो भी ये कह रहे थे कि भाई खाने पीने की चीजें, यहाँ तक कि दूध दही जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो काम आती है जिंदगी में, वो तक महंगी हो चुकी है। तो केंद्र सरकार शायद आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं सांस लेने पर भी टैक्स लगा सकती है। इस तरीके के सवाल जो थे वो कहीं ना कहीं जनता की तरफ से लगातार उठाए गए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, लगभग कह सकते हैं 70 बार कहीं ना कहीं दाम बढ़ाए गए और सरकार ने घटाने के तौर पर सिर्फ 2-3 बार ही दाम घटाए गए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं लगभग पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल भी लगभग 100 रुपए के करीब है, और यहाँ पर डीजल की बात करें, सीएनजी की बात करें या फिर ये भी महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से जो खाने पीने की चीजें हैं वो महंगी हो चुकी है। सब्जियों की बात करें, दालों की बात करें, चावल की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान है और जनता का शायद गुस्सा आने वाले चुनावों के अंदर, चाहे वो दिल्ली चुनाव हो या फिर कहे और राज्यों के चुनाव हो, उनके अंदर जरूर देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से अभी गुजरात के अंदर भी चुनाव है, हरियाणा के अंदर चुनाव है, तो उनका जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं सरकारों को उठाना पड़ सकता है। जी
तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन अपनी दी गई गारंटी को पूरा कर राज्य के ठेके पर काम करने वाले सभी योग्य 36,000 कर्मचारियों को हर हाल में पक्का करेगी और इस संबंधी जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ये खुलासा पंजाब के वित्त योजना और कराधान और आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कल किया है। आपको बता दें, वो पटियाला जिला के इंचार्ज मंत्री के रूप में पटियाला जिले के अंदर चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे हुए थे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से के साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कच्चे और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को पक्का करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा गठित की गई कमेटी की लगातार बैठकों के दौरान इस काम को अमली जामा पहनाया जा रहा है। राज्य के खजाने के बारे में पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि खजाना जल्द ही भरेगा क्योंकि सरकार की नीयत जो है साफ है, परंतु एक बात का अफसोस है और ये बात अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि पिछली सरकारों ने 5 साल इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जीएसटी एकत्रित करने के भी प्रयास नहीं किए गए और केवल केंद्र सरकार पर निर्भरता रखी, जबकि उनकी सरकार ने जीएसटी भी बढ़ाया है। चीमा ने आगे कहा कि राज्य की आबकारी नीति से पिछले साल 6,200 करोड़ रुपए मिले थे और इस साल 9,600 करोड़ का लक्ष्य है। पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के 150 करोड़ रुपए के कर्ज को उतारने के लिए सरकार गंभीर है, जबकि इसके सालाना अनुदान को 114 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके उपरांत यहां जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के फंड 100% इस्तेमाल किए जाने को सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्कीम के फंड वापस जाने का गंभीर नोटिस लेकर ऐसे विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन अपनी दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए राज्य के ठेके पर काम करने वाले 36,000 कर्मचारियों को हर हाल में पक्का करेगी। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात की जाए, ठेके पर काम करने वाले जो कच्चे कर्मचारी थे, अब उन्हें पक्का करने की बात कही जा रही है, तो इसे लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल, अगर सीधे बात करें कि लगातार कच्चे मुलाज़िमों की सरकार के साथ मीटिंग चल रही है और इसको लेके सरकार भी काफ़ी ज़्यादा करके गंभीर है। वो कच्चे मुलाज़िमों को पक्का करना चाहती है और इसके लिए हर एक पहलू का ध्यान रखा जा रहा है। इसमें एक टीम मेंबरी कैबिनेट रैंक में टीम मेंबरी कमेटी बनाई गई थी, तो लगातार कच्चे मुलाज़िमों से बातचीत कर रही है और साथ ही साथ लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी बार-बार कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि ऐसे कई सिनेरियोज़ सामने आ चुके हैं जिसमें सरकार अपनी तरफ से अनाउंस कर देती है कच्चे मुलाज़िमों को पक्का करना, पर एट द एंड कोर्ट से कोई ना कोई स्टे ले लेता है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कई कई पहलू होते हैं, कई पॉइंट्स होते हैं, कई कैटेगरीज होती है और कई जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती है जिनको पूरा नहीं करते हुए नजर आ रहे होते हैं कच्चे मुलाजिम, तो उसके चलते स्टे लग जाती है और उसके बाद वो किसी की भी भर्ती नहीं हो पाती। तो इसलिए इस बार जो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार है वो हर एक कदम के रख रही है क्योंकि उन्होंने एक वादा किया है कि वो अपने 36,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने लीगल एस्पेक्ट्स की एक टीम तैयार की गई है और डिपार्टमेंट से पूछा जा रहा है कि आपकी लीगल एस्पेक्ट्स है क्या, कि आपके में किसी को भी पक्का अगर होना है, किसी कच्चे मुलाजिम को पक्का होना है तो किन किन पॉइंट्स को उन्हें पूरा करना होगा, कितनी नौकरी का टेन्योर होना चाहिए, कितना क्या स्टेप पूरे होने चाहिए, कितनी की सैलरी होती है, उन सभी चीजों की डिटेल एग्जैक्टली मांगी गई है क्योंकि अगर चाहे कैबिनेट का चाहे विधानसभा का कोई बुलाकर ही कच्चे मुलाजिम पक्का करना पड़े तो उसके लिए उनका ये जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या चीजें हैं जिनको पूरा करें। तो उन सब चीजों को लेकर हम कह सकते हैं लगातार कच्चे मुलाजिमों और सरकार जिसको खुद चीजें चल रही है, जो मीटिंग चल रही है उन्हें खुद फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा चेयर करते हैं और कच्चे मुलाजिमों में लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो कच्चे मुलाजिमों में उम्मीद जागी है कि करीब 4 से 5 मीटिंग्स का दौर पूरा हो चुका है और उनको उम्मीद जागी है कि जल्द ही वो उनको जो अगर हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो उनको है कि कच्चे से पक्का कर दिया जाएगा। पर वहीं अब देखना होगा कि वो जो अगर उनके शर्तें हैं वो पूरी कैसे की जाती हैं क्योंकि शर्तें मेन अड़चन कभी ना हर बार बढ़ती हुई नजर आ रही है।
अमित, जिस तरीके से बात की जाए 36,000 कर्मचारियों को जल्द जो है पक्का करने की बात यहाँ पर की जा रही है, बहुत जल्द ये खुशखबरी जो है इन 36,000 कर्मचारियों को मिल जाएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से उन्हें पक्का करने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इस पूरे मामले पर उन 36,000 जो कर्मचारी हैं उनमें कैसा माहौल देखने को मिल रहा है और क्या क्या रिएक्शन उन लोगों के सामने आ रहे हैं? जो 36,000 मुलाजिम है उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन कोई नहीं है। उनकी तरफ से सिर्फ एक अपील है कि उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि कई एज फैक्टर्स होते हैं, कई चीजें होती हैं जिनको उनकी तरफ से रेज किया जा रहा है कि आप इन पहलू पे रिलैक्सेशन दीजिए। देखिए, कई पॉइंट ऑफ व्यू उनकी तरफ से उठाए गए। कुछ ऐसे मुलाजिम है जो 10-10 सालों से कच्चे हैं, तो वही कुछ ऐसे मुलाजिम है जो 3 या 4 साल से कच्चे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। पर सवाल यहीं पे ये आता है कि उनका कहना है कि अगर जो 10 साल वाले को पक्का किया जा रहा है उसे डिपार्टमेंट में किया जाएगा, तो इसमें डिपार्टमेंट में इंटरनल हार्मनी बनेगी और जो एक लंबा संघर्ष सबने मिलकर किया था वो कहीं टूटता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए अपील है कि जो एज रिलैक्सेशन है, जो टाइम के एक चीज और बोलते हैं कि 10 या 5 साल के टाइम पीरियड, उसमें एक रिलैक्सेशन रखने की मांग कच्चे मुलाजिम तरफ से की जा रही है। हमें जिस तरीके से पत्रकारों से जब जब पत्रकारों ने वित्त मंत्री से जो पंजाब के खजाने के बारे में पूछा कि पंजाब के खजाने के बारे में पूरी जानकारी ली, तो वित्त मंत्री का इस पर क्या कुछ कहना था? देखिए, वित्त मंत्री एक स्टैंड पे क्लियर है कि हम अपनी तरफ से लेवल बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि खजाने पे बोझ आएगा। हमारे जो हम कह सकते हैं कि वित्तीय हालत उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी वो चाहते हैं, पर उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अपनी तरफ से आम आदमी पार्टी सरकार ने हर संभव कोशिश कर ली है, बजट एलोकेशन कर ली है। कि देखिए, अगर हम विधानसभा का बजट सेशन देखें तो आप देख सकते हैं कि मुलाजिमों को पक्का करने के लिए बजट एलोकेशन की जा चुकी है। तो ये इशू हमें नहीं फेस करना होगा कि बजट की कोई दिक्कत आएगी। तो वही चीज उन्होंने भी स्पष्ट की कि हमारे पास सच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं, क्योंकि जब वो पक्के होंगे तो उनकी सैलरी इंक्रीज होंगी और कई जो उनको एक्स्ट्रा, अगर हम कह सकते हैं कि भत्ते दिए जाने, वो सब शुरू हो जाएंगे। तो सब चीजों को लेकर ऑलरेडी बजट एलोकेशन हो चुकी है, तो फाइनेंशियली किसी तरह की दिक्कत पंजाब सरकार को नहीं आने वाली है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी बजट एलोकेशन रखी गई है। पर सवाल ये है कि कच्चे मुलाजिम पक्के कब होंगे और क्या जब पक्के होने का ऑर्डर आएगा तो क्या उसमें कोई कानूनी अड़चन तो नहीं आएगी? फिर कई बार ऐसे सिनेरियोज आए हैं कि जब कुछ लोग पक्के हो जाते हैं तो कुछ लोग नहीं होते, तो कोर्ट का रुख अपनाते हैं कि आखिर उनको पक्का कर दिया गया पर हमें नहीं। तो इन सभी चीजों को कोर्ट से बचाने के लिए पंजाब सरकार आ रही है। अमित, जिस तरीके से बात की जाए, हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर भी अपनी बात रखी है, तो क्या कुछ उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर कहा है? अरे, पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंट्रलाइजेशन को उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर करके रखा हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की है और पंजाब की ही रहेगी, सेंट्रलाइज को नहीं होने दिया जाएगा, और उसके लिए वो लगातार आवाज उठाते भी रहे हैं। और उन्होंने एक चीज स्पष्ट कर दी है कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब के लोगों के लिए रहेगी, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की शान है। पंजाब के सभी, अगर हम कहेंगे, कई बड़े नेता पंजाब यूनिवर्सिटी से पास आउट है, जो पंजाब का यूथ है वो ज्यादातर उनके पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, तो उनके लिए जितनी भी, अगर हम कहें कि भावनाएं हैं पंजाब यूनिवर्सिटी को, ऐसे ही सेंट्रलाइज नहीं होने दिया जाए। उनका है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी को पंजाब में रिटेन रखने की हर संभव कोशिश करेंगे। हमें जिस तरीके से कच्चे जो मुलाजिम है उन्हें पक्का करने की बात की जा रही है, तो कब तक ये खुशखबरी उन 36 कर्मचारियों को मिल सकती है? क्या सरकार के द्वारा कोई डेट यहाँ पर दी गई हो? अरे, ये जो 36,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की सरकार ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है, पर सरकार अपनी तरफ से जल्द इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि हम हर जितना जल्दी हो सके अपने लेवल पे इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, पर जो कानूनी अड़चने हैं उन सब का बार-बार ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि हम एक बार अनाउंस कर दें, आपको पक्का करना शुरू कर दें और एंड में कोर्ट ऑर्डर आ जाए और आपको पक्का ना किया जा सके। तो इन सभी चीजों को देखते हुए अभी तक कोई डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, पर हाँ, बार-बार ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इन्हें पक्का किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इसी साल के अंत तक तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर सभी चीज पहलू कंसिडर किए जाते हैं तो उनको पक्का कर दिया जाएगा। पर जैसे सरकार की तरफ से इंडिकेशन आ रही है, तो हम नेक्स्ट मंथ तक कच्चे मुलाजिमों पक्का होने की बात समझ सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रदेश में होने वाली आगामी त्योहारों को देखते हुए एक अहम बैठक हुई। इस बैठक को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें गणेश उत्सव, मुहर्रम और दही हांडी सभी उत्सव जोर शोर से मनाने के लिए हमने कोरोना के सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त रख दी कि सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान कैबिनेट की बैठक में
गणेश उत्सव और दही हांडी को लेकर पूरे राज्य में जो भी मामले अलग अलग युवाओं पर दर्ज हैं उन्हें वापस लेने का भी निर्णय लिया गया और साथ ही कोरोना काल में जितने भी लोगों पर कोरोना पाबंदी को लेकर जो भी मामले दर्ज किए गए हैं उन सभी मामलों को भी वापस लेने का निर्णय लिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में सह्याद्री गेस्ट हाउस में आगामी गणेशोत्सव, दही हांडी और मुहर्रम के लिए राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा बैठक की और इस दौरान अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इस बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि गणेशोत्सव सामाजिक भावना से मनाया जाता है। गणेशोत्सव के लिए सकारात्मक सोच रखें। उसके उत्सव के लिए जिला प्रशासन द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। गणेशोत्सव शुरू होने से पहले राज्य भर में सड़कों पर मौजूद गड्ढों को भर दिया जाए, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुंबई में BEST को सभी विसर्जन स्थल मार्गों पर पर्याप्त बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए और आइडियल स्कूलों के लिए सभी मुंबई में जो है स्थानों को निर्धारित करने को भी कहा गया है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रदेश में होने वाली आगामी त्योहारों को देखते एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें गणेशोत्सव, मुहर्रम और दही हांडी सभी उत्सव जोर शोर से मनाने के लिए हमने कोरोना के सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा शिंदे ने अपने बयान में जो कैबिनेट बैठक हुई थी वहां पर एक बयान दिया जहां पर उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव और दही हांडी को लेकर पूरे राज्य में जो अलग अलग मामले युवाओं पर दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लेने का निर्णय लिया गया। साथ ही कोरोना काल में जितने लोगों पर कोरोना पाबंदियों को लेकर जो मामले दर्ज किए गए हैं उन सभी मामलों को वापस लेने का निर्णय एकनाथ शिंदे द्वारा लिया गया। और दरअसल तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, कल सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बैठक की है जिसमें एक अहम फैसला उनके द्वारा लिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गणेश उत्सव और अन्य जो भी त्योहार हैं उन्हें लेकर जो कोरोना प्रतिबंध है उन्हें हटा दिए जाएंगे। ऐसे उनके द्वारा ये निर्णय जो है उनके द्वारा लिया गया है। इसे लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल ऐसा भी देखिए, एकनाथ शिंदे की सरकार ने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। यह बैठक इसलिए बहुत अहम थी कि मुंबई में आने वाले समय में गणपति बप्पा और जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के अलावा मुहर्रम का जो है त्योहार है, ऐसे में इस तरह की व्यवस्थाएं कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उसको लेकर तमाम कैबिनेट जो अधिकारी थे उससे मुलाकात हुई, बातचीत हुई। खासकर जोर दिया गया कि गणपति उत्सव के दौरान किसी भी गणेश भक्त को दिक्कत नहीं होना चाहिए। खासकर रोड सड़कें जो खराब हुई है, खड्डे हुए हैं, उसे तुरंत बुझाने का काम किया जाए। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन के तहत जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे कोरोना काल में या फिर गणेश उत्सव के दौरान, वो सभी हटा लिए गए हैं। इस खास बैठक में सबसे अहम फैसला जो लिया गया है वो युवाओं के ऊपर दर्ज हुए मामले को लेकर है कि कोरोना काल के दौरान जिस तरह से हर पुलिस स्टेशन में करीब 300 से 400 मामले ऐसे हैं जो कोरोना प्रतिबंध गाइडलाइन का उल्लंघन को लेकर किया गया था, जिसकी धारा 188 होती है। 188 के तहत जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया गया है। ये सबसे बड़ी जो फैसला लिया गया है। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सभी युवाओं के ऊपर जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना गाइडलाइन प्रतिबंध के तहत कोरोना के तमाम जो कानूनी प्रक्रिया थी उसमें उल्लंघन को लेकर जो मामले दर्ज किए गए वो हटा लिए जाए। लेकिन एक शर्त और रखी है कि मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन अभी भी वो करते रहे। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, अब देश में एक बार फिर से कोरोना के जो आंकड़े हैं उसमें इजाफा होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, लेकिन उस बीच इस तरीके का फैसला आना कि त्योहारों से जो है गणेश उत्सव जब होता है तो देखा है कि कितनी भारी भरकम जो भीड़ है इस गणेश उत्सव में लगती है, तो इस बीच त्योहारों से कोरोना प्रतिबंधों को हटा देना कहां तक उचित है? बिल्कुल निशा जी, देखिए सरकार का जोर है वैक्सीनेशन के ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लिए रहेंगे तो जो है जो मौत दर है वो बेहद कम हो जाएगी। हालांकि संक्रमण जरूर है लेकिन जो संक्रमण बढ़ने का खतरा वो कम है।
जो जिस तरह से कोरोना के पहले लहर में देखा जा रहा है कि लोगों की स्थिति बिगड़ रही थी, वो बेहद कमजोर हो गई है। तो जाहिर तौर पर लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ये बिल्कुल कोशिश कर रही है कि लोग जो है कोरोना के दोनों डोज के अलावा जो बूस्टर डोज सरकार की तरफ से मुफ्त में दिया जा रहा है उसे भी लेते रहे। ऐसे में मुंबई में जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन सरकार की जो कोशिश ये है कि लोग जागरूक रहे, सचेत रहे और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लोग उठाए। अब ऐसे में जब त्योहार 2 साल नहीं मनाया गया, एक बार फिर से कोरोना के बाद एक बड़ा त्योहार गणपति विसर्जन या गणपति बप्पा का आगमन तक किया जाएगा, वो बहुत अहम हो जाएगा। और आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव भी है, तो सरकार किसी भी हालात में जो है युवाओं को तकलीफ नहीं देना चाहती, युवाओं को उनके हिसाब से जो है तमाम जो सुविधाएं होती वो देना चाहती है, जिससे आने वाले समय में सरकार के पक्ष में ज्यादातर जो है युवा लगे रहे। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, एकनाथ शिंदे ने कल बैठक की है, तो इस बैठक में एकनाथ शिंदे के अलावा और कौन कौन से मुख्य चेहरे इस बैठक में शामिल हुए? कैबिनेट की बैठक थी। इसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे के अलावा जो है महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष, तो तमाम नेता के अलावा जो है बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। और इसमें यह फैसला लिया गया कि आने वाले समय में किसी भी आपदा और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुंबई महानगर पालिका और एकनाथ शिंदे की सरकार में तमाम जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, वो जो है स्थिति पे पूरी तरह से अमल करें और अलर्ट रहे। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए कोरोना प्रतिबंधों को हटाने की, त्योहारों से ये बात की गई है कि जो त्योहार है, आगामी जो त्योहार आने वाले हैं उन्हें लेकर कोरोना प्रतिबंध एक तरीके से हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो बचाव के लिए क्या क्या निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं? देखिए, सरकार जोर दे रही है कि लोग बूस्टर डोज ले, लोग सावधानी बरते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन है कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम गाइडलाइन को जो है नहीं मानते हैं। लेकिन एक बात और भी कही गई कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसे मानते रहे। मतलब मुंबई पुलिस को जो आदेश दिया गया है, मुंबई महानगर पालिका को जो आदेश दिया गया है, वो शायद प्रतिबंध हटाया गया है, क्योंकि मुंबई पुलिस लगातार मास्क नहीं करने पर कार्रवाई कर रही थी। मुंबई पुलिस लगातार भीड़ इकट्ठा करने पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने को लेकर कार्रवाई कर रही थी। तो ये शायद प्रतिबंध हटाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि लोग सजग रहे, अलर्ट रहे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी रहना चाहिए, तो शायद इसको जो है छूट नहीं दी गई है कि लोग जो है अपनी स्वेच्छा से मास्क लगा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां न उड़ाए। इस तरह की जो गाइडलाइन है उससे भी जो है जोर दिया जा रहा है कि करते रहे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने कल एक बैठक की है, जिसमें आगामी त्योहारों को देखते हुए ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें त्योहारों को लेकर कुछ प्रतिबंध जो है यहाँ पर हटा दिए गए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक कल की गई है, जहाँ पर आपको बता दें कि गणेशोत्सव, मुहर्रम और दही हांडी सभी उत्सव जोर शोर से मनाने के लिए कोरोना से सभी प्रतिबंध यहाँ पर हटा दिए गए हैं। और लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि देखा जा रहा है कि एक बार फिर से देश में जो है कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। उस बीच इस फैसले का आ जाना एक तरीके से ये बहुत बड़ा फैसला इसे मान सकते हैं। तो उस बीच किस तरीके से कोरोना से बचाव भी किया जाए और त्यौहार भी मनाया जाए, इन सब को देखते हुए यहाँ पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं उन्हें मानना बेहद ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि कल एक बैठक एकनाथ शिंदे द्वारा उनकी कैबिनेट बैठक की गई है, जिसमें त्योहारों को लेकर, आगामी त्योहारों को लेकर और कोरोना काल में जिन लोगों पर केस दर्ज किए गए थे उनके जो केस हैं उन्हें वापस लेने पर ये दो अहम फैसले कल की बैठक में एकनाथ शिंदे द्वारा लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से 2 साल से कोरोना के चलते त्यौहार बड़े धूमधाम से नहीं मनाए गए, त्योहारों पर प्रतिबंध रहा, अब कहीं ना कहीं ये प्रतिबंध हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो चुके छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देने की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सत्ता में आने पर कांग्रेस हिमाचल के बेरोजगारों को 5 लाख नौकरियां और 15 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज के धन उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें कि बुधवार को पूर्व मंत्री दिवंगत जीएस बाली के जन्मदिन के अवसर पर बाला मेले में बेरोजगार संघर्ष यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ करके से पूर्व प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कांग्रेस के 6 सूत्रीय वचन पत्र में ये घोषणा की। वादा किया गया कि हिमाचल में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 1.25 लाख नौकरियां पक्की और शेष रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाएगा। पहली घोषणा के तौर पर सत्ता में आने वाले सर्वप्रथम 560 करोड़ रुपए का युवा स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा और इसी के साथ युवाओं को 0% ब्याज पर स्वरोजगार के लिए लोन दिया जाएगा। दूसरी घोषणा के रूप में वादा किया गया कि मनरेगा शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम से शहरों का विकास होगा और तीसरी घोषणा के रूप में वादा किया गया कि पुलिस, पर्यटन और शिक्षा विभाग में कांग्रेस 1 लाख भर्तियां करेगी। चौथी घोषणा में कहा गया कि नर्सिंग, सफाई और वन विभाग में 25,000 भर्तियां की जाएंगी। आपको बता दें कि पांचवी घोषणा में यह कहा गया कि पेपर लीक करने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। बिना सौदे या सिफारिश के ही नौकरी दी जाएगी। छठी घोषणा में कहा गया कि होम स्टे, होटल, एडवेंचर्स, स्पोर्ट्स और बागवानी क्षेत्रों में विशेष पैकेज दिया जाएगा। शुक्ला ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर वापस लेने का वादा कांग्रेस पहले ही कर चुकी है और शुक्ला ने प्रदेश भर में बेरोजगार संघर्ष यात्रा को बुधवार से चालू करने की विधिवत घोषणा की और रघुवीर सिंह बाली को इसकी मशाल सौंपी गई। आपको बता दें, शुक्ला ने कहा कि बेरोजगार संघर्ष यात्रा के दौरान युवाओं से फॉर्म जो है भरवाए जाएंगे और भाजपा ने केंद्र में सत्ता में आने पर 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रोजगार संघर्ष यात्रा का मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है, 8 लाख के करीब बेरोजगार है और ये भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही, कोई मदद नहीं कर रही। जब 14वीं सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हम सरकार में देंगे, लेकिन इन लोगों ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया। मतलब अब तक 16 करोड़ युवा को नौकरी देनी चाहिए, लेकिन 16 लाख को भी नहीं मिली। तो इसलिए और बल्कि लोग नौकरी से निकाल दिए गए। इसलिए जो है हमने ये युवा रोजगार यात्रा कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है और इसका मकसद ये है कि हम जाके फार्म भराएंगे, जो बेरोजगार उन सब के फार्म भराएंगे और जब हमारी सरकार आएगी तो उन सबको युवाओं को हम नौकरी देने का या आर्थिक सहायता देने का जो है हम वचन दे रहे हैं। कितने लाख लोगों को रोजगार देने की बात? हमने करीब 20 लाख युवाओं को देने का वचन है, 5 लाख लोगों को सीधी नौकरी और 15 लाख लोगों को हम स्टार्टअप फंड और दूसरे तरीके से जो है उनको मदद करके बिना ब्याज के पैसा देंगे और उनको इस तरह से हिमाचल प्रदेश के 20 लाख युवाओं का लाभ होगा। नेशनल हेराल्ड केस में जो है वो आज सोनिया गांधी की ईडी के समक्ष पेशी हुई है, उसको लेके हम कड़ी निंदा करते हैं। संसद में हमने उठाया, ये सरासर जाति है। एक बीमार महिला जो 75 साल की हो गई हैं, उनको बार बार तंग किया जा रहा है, इस सरकार तंग कर रही है। इनको तत्काल प्रभाव से सब बंद करना चाहिए। उस केस में कुछ है ही नहीं। 2014-2015 में यही सरकार कह चुकी है कि इसमें कुछ नहीं है और इसके बावजूद जो है इस केस को बार बार खोल के गांधी परिवार को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है एक तरह का ड्रामा रच रही है। जो भाजपा तो हमेशा सोते जागते उठते बैठते कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, दिन भर कांग्रेस को गालियां देती है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने कहा अगर वो चुनाव जीत जाते हैं और सत्ता में आ जाते हैं तो जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार देने की बात यहाँ पर कांग्रेस द्वारा की गई है। जी बिल्कुल, जो ये बेरोजगार यात्रा है, बेरोजगार संघर्ष यात्रा, वो आज से कांग्रेस की जो विधि हिमाचल में शुरू हो जाएगी। इसमें बेरोजगारों के जो है फॉर्म हिमाचल कांग्रेस भरवाएगी और इसमें जो प्रभारी है जो इस बेरोजगार संघर्ष यात्रा का, वो पूर्व दिवंगत मंत्री है जीएस बाली, उनके जो पुत्र है रघुवीर सिंह बाली, उनको इसकी कमान दी गई है। साथ ही उनके साथ जो विक्रमादित्य सिंह है शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे, ये दोनों जो है बेरोजगार संघर्ष यात्रा के जो प्रभारी है, इन दोनों को बनाया गया क्योंकि दोनों ही युवा हैं
और जनता से ये इनको सीधा संवाद ये करेंगे और जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उसके अलावा जो जैसे आपने पिछले कल बताया कि पिछले कल एक बड़ा जो एक कार्यक्रम दिवंगत DS बाली के जन्मदिवस पर आयोजित किया गया था नगरोटा भगवा में। वहाँ पे 6 जो वचन है वो कांग्रेस ने कल मेन जो चीजें थी वो अपनी कल उनकी घोषणा की है। और इसमें जो पर्यटन है, मेन तौर पे बागवानी है और बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों पे कांग्रेस ने कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर प्रहार करने की कोशिश की है। ऐसे में आने वाले दिनों में संघर्ष यात्रा किस मुकाम तक कांग्रेस लेके जाती है, ये देखने वाली बात है। टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर जो कांग्रेस है उसका ये कहना है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो कांग्रेस का जो ये वादा कांग्रेस ने किया है, ये कांग्रेस को वोट बैंक को बढ़ाने में कितना मददगार साबित हो सकता है? जी देखिए, जो ये ऐसी चीजें होती हैं जो जनता से सीधी जुड़ी होती है, काफी मददगार साबित होती है विपक्ष को सत्ता में वापस आने के लिए। यही वो यात्रा है, बेरोजगार संघर्ष यात्रा, जो 2012 में बाली ने तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ निकाली थी और उनको काफी बड़ी संख्या में लोगों का जो समर्थन है वो मिला था और वो सत्ता में भारी समर्थन के साथ वापसी कांग्रेस ने 2012 में की थी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये जो यात्रा है कांग्रेस की नई नहीं है। 2012 में कांग्रेस ने इसी यात्रा के बल पर जो है सत्ता में वापसी की थी, लेकिन उसके बाद बेरोजगारों के साथ क्या हुआ या कितना कांग्रेस खुद रोजगार दे पाई 2012 से 17 के बीच में, वो देखने वाली बात है कि वो जनता कितना इस यात्रा को गंभीरता से लेती है। क्योंकि सभी जानते हैं कि जब कांग्रेस या भाजपा दोनों ही विपक्ष में होते हैं तो बड़े बड़े वादे जनता के साथ किए जाते हैं। इसी तरह भाजपा ने भी काफी बड़े बड़े वादे सत्ता में आए थे, वो लोग सब किए हैं। तो अब जनता इस यात्रा को किस तरह से लेती है, कितना समर्थन देती है, क्योंकि फिलहाल जो बेरोजगारी है वो सच में हिमाचल में एक बड़ी जो समस्या है युवाओं के सामने, वो बनकर उभी है। क्योंकि कोरोना काल में बहुत अधिक जो युवा थे वो बेरोजगार हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये जो कहना है कि 5 लाख वो सीधी भर्तियां देगी और 15 लाख जो है बिना जो ब्याज का जो ऋण है वो युवाओं को स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराएगी। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि युवा इसके साथ अपने को कितना जुड़ा हुआ महसूस कर पाते हैं और कितना समर्थन इस यात्रा के लिए कांग्रेस को दे पाते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी में हालिया विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा उपचुनाव में हार का सामना करने के बाद समाजवादी पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सपा ने पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया है। सदस्यता अभियान को और गति देने के लिए सपा ने बुधवार को प्रदेश के हर जिले में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञापन जारी कर ये सूचना दी है। आपको बता दें कि सपा ने पार्टी महासचिव रामजी लाल सुमन को आगरा महानगर और जिले का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री अशोक सांख्य व पार्टी के प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल को मैनपुरी का प्रभारी बनाया गया है। तो आपको बता दें कि यूपी में हालिया विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा उपचुनाव में हार का सामना करने के बाद समाजवादी पार्टी ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारी अभी से जो है शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सपा ने पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। सदस्यता अभियान को और गति देने के लिए सपा ने बुधवार को प्रदेश के हर जिले में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञापित जारी कर ये सूचना दी है कि सपा ने पार्टी महासचिव रामजी लाल सुमन को आगरा महानगर और जिले का प्रभारी बनाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व मंत्री आलोक सांख्य व पार्टी के प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल को मैनपुरी का प्रभारी बनाया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए, सपा ने अपने सदस्यता अभियान को और गति देने के लिए जो प्रभारी हैं उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां यहां पर सौंप दी गई हैं। देखिए, जो विधानसभा चुनाव निकल चुका है उसमें समाजवादी पार्टी की हार और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार, दोनों ही हारों से सबक ले चुके समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर जो पार्टी है उनको कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए तेजी से अभियान चलाया है। और कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए और आगे जो विधानसभा चुनाव उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है समाजवादी पार्टी ने। और यूं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी जो पार्टी की जो रणनीतियां है उनको धार देने के लिए लगातार लोगों से सदस्यता जोड़ने के लिए, सदस्यता अभियान को तेजी लाने के लिए उन्होंने पदाधिकारियों की या जिलेवार सदस्यता अभियान के तहत सूची जारी की है, प्रभारी बनाए जाने की सूची जारी की है। उसके बाद कहा जा सकता है कि
सपा की पार्टी के महासचिव हैं रणजी पाल सुमन को आगरा का महानगर दिया गया है, वो इस जिले का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री आलोक शाह के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महासचिव श्यामपाल को मैनपुरी का प्रभारी बनाया गया है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि हालिया विधानसभा में जिस तरह की समाजवादी पार्टी की हार हुई और उपचुनाव में पार्टी को हार का मुंह का सामना करना पड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो आगामी चुनाव है उसको देखते हुए सदस्यता अभियान को तेजी शुरू करने के लिए प्रभारी बनाने का काम किया है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी इन हारों से सबक ले चुकी है और सबक को चलते हुए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। और बड़ी संख्या है प्रभारियों की, और प्रभारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी घोषित कर दिए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए, सपा प्रदेश अध्यक्ष ने जो है प्रभारियों की एक लिस्ट जारी की है, इसमें कितने नाम जो है शामिल किए गए हैं? देखिए, बात की जाए तो लगभग 72 से भी ज्यादा नाम है और 72 प्रभारी बनाने के लेकर ये सूची जारी की। 72 ऐसे प्रभारी हैं जिनको बनाया गया है समाजवादी पार्टी में। और लगातार पार्टी को तेजी या गति देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। उससे पहले कल बैठक की थी। बैठक में जो समाजवादी पार्टी के या यूं कहे कि पार्टी के दिशा निर्देशों का अवहेलना करते हुए विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उनको भी चिन्हित करने का काम करे। तो पार्टी लगातार दिन पे दिन काम करती जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो अस्तित्व पाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, उसकी हार आखिरकार 22 में क्यों हुई, इस पर भी लगातार मंथन हो रहा है। और ये माना जा रहा है कि अब पार्टी लगातार ऐसे काम करती रहेगी जिससे आने वाले चुनाव में पार्टी मजबूती से खड़ी उसके अपनी बात जनता के बीच में रखे और जनता के बीच में जाने की सरकार बनाने की कोशिश में लगी रहे। जितेंद्र, जिस तरीके से प्रभारियों की जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर इस बात को अगर साइड पर रख दिया जाए तो इसके अलावा अपने सदस्यता अभियान को बढ़ाने के लिए, उसमें गति देने के लिए और क्या क्या यहाँ पर सपा द्वारा किया जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार जो नेता है समाजवादी पार्टी के, उनको कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देते रहते हैं अखिलेश यादव, और पार्टी की जो गतिविधियां हैं उनको तेजी देने के लिए और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे समाजवादी पार्टी का जो यूं कहे कि काफिला है उसको उत्तर प्रदेश की जनता के दर तक कैसे पहुंचाया जाए। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जनता के दिल में जो भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ लगातार जो सभी विपक्षी पार्टी हैं उनको अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उस पर दिशा निर्देश देते रहते हैं अखिलेश यादव। और साथ ही साथ खुद जिलों में जाकर वहां पर प्रवास भी करते हैं और जो जिले के दौरे हैं वहां भी करते हैं और जनता के बीच में भी अखिलेश यादव जाते हैं। तो वो पार्टी को सदस्यता अभियान को छोड़ के यही बात कही जा सकती है कि अखिलेश यादव खुद जिलेवार दौरा करते हैं और जिस जिले में जाते हैं तो वहाँ के नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, और जो किसी भी पार्टी में चले जाते हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं और कहीं ना कहीं रणनीति बनाने के लिए पूरा काम अखिलेश यादव करते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में 28 जुलाई यानी आज से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत करने जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम करसा में गौठान से गौमूत्र की खरीदी कर इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे। और रायपुर जिले में गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत अभनपुर विकास खंड के नवा गांव और आरंग विकास खंड के ग्राम बडगांव के गौठान से होगी। आपको बता दें कि गौधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में आज से 2 साल पहले 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन से शुरू हुई थी। आपको बता दें, इसके तहत गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों से 2 रुपये किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है और देश दुनिया में गोबर की खरीदी की अभिनव योजना की सफलता ही इसका आधार बनी है। गोबर खरीदी के जरिए बड़े पैमाने पर जैविक खाद का निर्माण और उसके उपयोग से उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि अब गौमूत्र की खरीदी कर इससे कीट नियंत्रक उत्पाद, जीवामृत, ग्रोथ प्रोमोटर बनाए जाएंगे और ताकि राज्य के किसानों को महंगे रासायनिक कीटनाशकों के बदले सस्ते दर पर जैविक कीटनाशक उपलब्ध हो सके। इसके पीछे मकसद यही है कि खाद्यान्न उत्पादन की विषमता को कम करने के साथ ही खेती की लागत को भी कम किया जा सके। अंधाधुंध रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों का खेतों में उपयोग होने से खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता खत्म होती जा रही है और भूमि की उर्वरा शक्ति जो है अब घटती जा रही है। खाद्य पदार्थों में विषमता की मात्रा जो है बढ़ रही है, जिसके कारण जनजीवन में और स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब गौठानों में गौमूत्र की खरीदी कर
प्रशिक्षित महिला समूह के माध्यम से इससे कीटनाशक उत्पाद, जीवामृत आदि तैयार किए जाएंगे, जिससे किसानों को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इन जैविक कीटनाशकों की कीमत बाजार में मिलने वाले महंगे रासायनिक कीटनाशक पेस्टिसाइड की कीमत से काफ़ी कम होगी। आपको बता दें कि कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि गौमूत्र कीटनाशक रासायनिक कीटनाशक का बहुत ही बेहतर और सस्ता विकल्प है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता रासायनिक कीटनाशक से कई गुना अधिक होती है और खेतों में इसके छिड़काव से सभी प्रकार के कीटों के नियंत्रण में मदद मिलती है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, आज जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो आज से गौमूत्र खरीदी की जो है शुरुआत करने जा रही है, तो क्या कुछ अहम जानकारी आपको अभी तक मिल पा रही है? जी निशा, देखिए आज से प्रदेश सरकार जो है वो गौमूत्र की खरीदी करने जा रही है। तो इस बात करें 4 लीटर रुपए के हिसाब से ये जो गौमूत्र की खरीदी है ये आज योजना चालू होनी है। इस योजना को गोधन न्याय योजना के अंतर्गत रखा गया है। प्रदेश में पिछले 2 वर्षों से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये उसी कार्यक्रम में एक नई योजना है जो किसानों को और गौ पालकों को डायरेक्ट फायदा दिलाने वाली योजना है। इसको शासन और प्रशासन जो है वो बता रहा है। निशा, आज प्रदेश में हरेली त्योहार है। हरेली के उपलक्ष्य में ही इन चीजों का जो है आयोजन किया जा रहा है। तो आज सीएम साहब 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एक तो पहला जो सीएम हाउस में आयोजित है हरेली का जो पारंपरिक त्योहार मनाने का जो कार्यक्रम है वो वहाँ पे आयोजित किया गया है। उसके बाद वो पाटन जाएंगे, वहाँ पर गौमूत्र की जो योजना है उसको वहाँ से वो हरी झंडी दिखाएंगे। वहाँ से आज इस योजना की शुरुआत होगी। जी निशा। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, जिस तरीके से सरकार इस गौमूत्र का इस्तेमाल किस तरीके से करेगी कि जो जैविक खेती उसे बढ़ावा मिल सके? देखिए, अभी इसके पहले भी जब हमने देखा गोधन न्याय योजना चालू हुई थी तो उसमें भी बहुत तरह की बात हुई थी कि इसका कैसे क्या यूज होगा। तो लेकिन उसमें निकाला गया कि भाई ये पूरा जो सरकार जो है वो गोबर खरीद रही है उसको कंपोस्ट खाद के रूप में इसका होगा, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा। तो उसी उस पे इसका भी यूज किया जाएगा वर्मी कंपोस्ट बनाने में, और जैविक खेती के लिए ही इसका भी उपयोग किया जाएगा। और कल जब सीएम साहब से बात हुई थी, एक खास चर्चा एएनबी न्यूज ने की थी उनसे, तब उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि विपक्ष जो है लगातार ये सवाल उठा रहा है कि इसका टेस्टिंग कैसे होगा, पानी मिला के लोग बेच देंगे। अभी तो योजना शुरू नहीं हुई है, तब भी ये कई तरह के सवाल जो है वो सामने आ रहे हैं। तो उसी में सीएम साहब ने जवाब देते हुए कहा था कि अभी ये योजना नहीं शुरू हुई है तब इतने सवाल आ रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि इससे एक तो जो स्वयं सहायता समूह है उनको काम मिलेगा, और दूसरा इसकी टेस्टिंग के लिए भी लैब की स्थापना प्रदेश में की जाएगी। जी निशा। स्वाति जी, जिस तरीके से गौमूत्र जो है खरीदी आज से उसकी जो योजना है जो आज से शुभारंभ उसका होने वाला है, तो इसे लेकर क्या कहा जा सकता है कि कितने प्रतिशत लोगों को इससे रोजगार मिल जाएगा? देखिए, अभी ऑलरेडी प्रदेश में हजारों की संख्या में जो है वो गौठान चल रहे हैं, तो उन्हीं गौठानों से इसको संचालित करना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या क्या निर्मित होता है, क्योंकि अभी देखा गया है कि गौमूत्र से फिनाइल जैसी चीजें और भी बहुत सारी चीजें जो है वो बनाई जा रही हैं जो घरेलू और कृषि के काम आ रही हैं। तो अब निशा, समझने वाली बात हमारे लिए भी यही होगी, नहीं होगी ये बात की इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, और इसका जो यूज होगा उसी हिसाब से रोजगार का निर्धारण होगा। जिस जिस क्षेत्र में ये जो स्कीम है, ये जो नई योजना है सरकार की, वो बढ़ेगी, उसी क्षेत्र में लोगों को इसका रोजगार मिलेगा। लेकिन निसंदेह ये तो कहा ही जा रहा है कि गाँवों में जो गौपालक है, जो छोटे गौपालक है, उनसे लेके जो बड़े गौपालक हैं, उन तक तो इस योजना का लाभ पहुंच रहा है। जी निशा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मंत्रिमंडल की बैठक लगभग 1.5 महीने बाद बुधवार साय 5 बजे सचिवालय में हुई है। आपको बता दें कि बैठक में स्वास्थ्य, शहरी विकास, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, खाद्य समेत विभिन्न विभागों से संबंधित 28 निर्णय इसमें लिए गए। आपको बता दें कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि योजना आयोग राजपत्रित संशोधन सेवा से संबंधित 2 नियमावलियों और अनुमोदन इसमें प्रदान किया गया है।
सिंचाई विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड परियोजना विकास और निर्माण निगम लिमिटेड की कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी दी गई है। एक्स रे टेक्नीशियन पद के लिए अब केवल 100 अंकों के टेक्निकल टेस्ट की मंजूरी दी गई है। मल्लीताल नैनीताल में लैंड यूज के संबंध में सिंगल आवासीय मद को स्वीकृति दी गई है और मंत्रिमंडल ऑफिस भी ई ऑफिस के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली है। सेवा का अधिकार आयोग से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन पर विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी मिली है। MSME 2015 की नीति के तहत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु सबसे पहले पूर्व पंजीकृत होना जरूरी था, किंतु जानकारी के अभाव में इससे संबंधित लगभग 100 लाभार्थी जो सब्सिडी है उससे वंचित रह गए थे और इन लाभार्थियों को भी छूट देते हुए सब्सिडी देने की मंजूरी जो है दी गई है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में और कई अहम फैसले किए गए हैं और विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल की लगातार कई बैठकें हो चुकी हैं। अब धामी सरकार निर्णयों के क्रियान्वयन पर अधिक बल दे रही है और मंत्रिमंडल की पिछली बैठक बीते जून माह में 10 तारीख को हुई थी। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जैसे देहरादून में मेट्रो का प्रस्ताव है, तो जहां मेट्रो स्टेशन आएंगे वहां बड़ी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग की अनुमति दी जानी है। जो भारत सरकार ने पॉलिसी अपनी एक सर्कुलेट की है, ताकि ज़्यादातर लोग मेट्रो स्टेशन के पास ही रहें और वहां से फिर गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं, पैदल ही मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएंगे और मेट्रो स्टेशन से ही अगले स्टेशन तक चले जाएंगे। तो सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल बिल्डिंग या बाकी तरह की बिल्डिंग को ज़्यादा एफआईआर देने वाली नीति को तो आपको बता दें कि करीब 1.5 महीने के बाद सीएम धामी ने मंत्रिमंडल की बैठक 5 बजे सचिवालय में की है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, इस तरीके से बात की जाए, सीएम धामी ने 1.5 महीने बाद जो है उनकी मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, 5 बजे सचिवालय में यह बैठक की गई है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, 1.5 महीने बाद शाम 5 बजे सचिवालय में सीएम धामी ने बैठक करी थी। साथ ही साथ बैठक में स्वास्थ्य मंत्री, शहरी विकास मंत्री, पर्यटन उद्योग मंत्री, राजस्व मंत्री, खाद्य समेत विभिन्न विभागों से संबंधित करीब 36 निर्णय लिए गए बैठक में। और सबसे बड़ी बात रही कि इस बैठक में निर्णय लेने के बाद एसएस ने आकर के ब्रीफिंग करी और उन्होंने बताया कि इन निर्णयों में योजना आयोग, राजपत्रित सेवा से संबंधित 2 नियमावलियों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। साथ ही साथ यदि मैं आगे बताऊं कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड में परियोजना विकास निर्माण लिमिटेड को कार्यदायी संस्था के रूप में स्वीकृति दे दी गई है। और दूसरी बात, एक्सरे टेक्नीशियन पद के लिए, क्योंकि यह बार-बार ये बात कही थी कि शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था को और दुरुस्त करना है, इसीलिए एक्सरे टेक्नीशियन के पद के लिए अब केवल 100 अंकों के टेक्निकल टेस्ट को मंजूरी दी गई। मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले 200 अंकों का टेस्ट हुआ करता था, जिसे अब घटा करके 100 अंक की टेस्ट कर दी गई। और साथ ही साथ मल्लीताल, नैनीताल में लैंड यूज के संबंध में सिंगल आवासीय मद को स्वीकृति प्रदान कर दी गई, क्योंकि वहां पर बहुत इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी। और उसके बाद ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत गढ़वाल कुमायूं में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर से संबंधित नियमावली मार्गदर्शी सिद्धांत को भी मंजूरी दे दी गई है। और सभी जिलों में सूचना केंद्र के रूप में इंक्यूबेटर सेंटर खोले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी एक जो बात आई है कि मंत्रिमंडल ऑफिस में भी ई ऑफिस के रूप में कार्य को मंजूरी मिल गई। पहले तो कई सरकारी विभाग में ई ऑफिस के रूप में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन मंत्रिमंडल में ई ऑफिस के रूप में मंजूरी नहीं दी गई थी। लेकिन कल सीएम धामी ने मंत्रिमंडल ऑफिस में भी ई ऑफिस के रूप में कार्य करने की मंजूरी दे दी। वहीं बात की जाए यदि उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर की कलेक्ट्रेट कर्मियों को याद होगा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वर्ष 2019 में कलेक्ट्रेट कर्मियों ने 6 दिन का बहिष्कार किया था और बहिष्कार करने के बाद उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया था। लेकिन सरकार, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वेतन को अवकाश के रूप में परिवर्तित करके
वह वेतन 6 दिन का वेतन भी देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। और साथ ही साथ यदि देखा जाए सेवा का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के आयोग से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदनों पर विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी मिली। बिल्कुल आरटीआई विषय में भी देखा जाता था कि आरटीआई तो आप दायर कर दिए, लेकिन वो आपको जल्दी रिप्लाई नहीं आ जाता था। फिर यदि संस्था की तो एमएसएमई 2015 की नीति के तहत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु पहले से पूर्व पंजीकृत होना जरूरी था। मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2015 से पूर्व एमएसएमई जो संस्था है वो 2015 से पहले जिन्होंने पंजीकृत करवा ली थी उसे ही सब्सिडी दी जाती थी। और उसके बाद करीब 100 एमएसएमई संस्था ऐसे बन गए जिन्हें लाभ नहीं दिया गया, सब्सिडी का लाभ नहीं हुआ। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कल कहा वो 100 जो संस्था बच गए हैं, 100 संस्था जिन्हें सब्सिडी से वंचित कर दिया गया था, जिन्हें सब्सिडी से हटा दिया गया था, उन्हें दोबारा सब्सिडी की श्रेणी में ला दिया गया और उन्हें भी सब्सिडी से छूट मिल जाएगी। और एमएसएमई के अंतर्गत भूखंड बिक्री को भी सर्कल रेट से लिंक जोड़ दिया गया है। और यदि बात की जाए तो विधानसभा सत्रावसान को भी अब मंजूरी मिल गई है। कौशल एवं सेवा योजन विभाग से संबंधित अनुदेशक सेवा नियमावली 2007 संशोधन को मंजूरी मिल गई। केदारनाथ की बात की जाए तो केदारनाथ पुनर्निर्माण मास्टर प्लान बनाने वाली फर्म को सोनप्रयाग में भी मास्टर प्लान बनाने को कहा गया था, क्योंकि केदारनाथ में आपदा आई थी। उसके बाद से केदारनाथ का रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण का काम चल रहा था। तो पुनर्निर्माण का काम जो चल रहा था तो एक फर्म कंपनी को दिया गया था। उसी कंपनी को सोनप्रयाग में ही मास्टर प्लान बनाने का काम किया गया है। और यदि बात की जाए तो शुगर मिल की, तो किच्छा शुगर मिल से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी मिल गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ में कार्य करने वाली ईएमसी का एग्रीमेंट यूपीडीवी के साथ अब यूपीडीवी के बजाय बद्रीनाथ केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट को मंजूरी मिल गई, जो अपने आप में ये बहुत बड़ी कदम है, क्योंकि इसके बाद से काम और आसान होकर के काम जल्दी होगा। आवास विभाग में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट टीडीआर को भी लागू कर दिया गया। और जो बार बार उठ रहा है, बार बार प्रश्न उठ रहे हैं कि अधीनस्थ चयन आयोग समीक्षा अधिकारी व्यक्तिगत सहायक और सहायक लेखाकार पद की संविलियन सेवा नियमावली को मंजूरी मिल गई, जिसके तहत अब कई पदों की भर्ती भी निकलेगी। कुमाऊं में यदि बात की जाए एम सैटेलाइट सेंटर किच्छा के समीप 100 एकड़ की भूमि सरकार को निःशुल्क देने की मंजूरी मिल गई। असल में यह जमीन जो है बहुत दिनों से खाली पड़ी थी। इस जमीन को यह कहा गया कि जो भी सरकारी संस्था यदि चाहे तो उन्हें यह जमीन आवंटित कराई जा सकती है। और यदि कोई सरकारी संस्था जमीन के विषय में नहीं कहती है कि उन्हें जरूरत नहीं है, तो उस पर एक भवन निर्माण कराया जाएगा, जो जरूरत पड़ने पर कोई भी सरकारी संस्थान इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जमीन की कमी हो रही थी। इसी को देखते हुए यह किया गया। देहरादून मसूरी रोपवे में टर्मिनल निर्माण में ऊंचाई वृद्धि के लिए छूट की मंजूरी मिल गई। रोपवे में, क्योंकि पहाड़ियों वाली क्षेत्र है, इसीलिए रोपवे में ऊंचाई के निर्माण को छूट मिल गई है। और बात की जाए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, तो मोबाइल टावर से संबंधित फीस निर्धारण की समस्या का निवारण किया गया। अब भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन को पालन किया जाएगा। बिल्कुल फीस गाइडलाइन, ताकि टावर नेटवर्क में भी परेशानी नहीं हो और जो नेटवर्क जो एक नॉमिनल फी हो, वही फी गाइडलाइन जो भारत सरकार का है उसी के आधार पर यह काम किया जाता है। उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन मान्यता संशोधन सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। विद्युत नियामक प्राधिकरण से संबंधित प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा गया है। और केदारनाथ बद्रीनाथ में नए मास्टर प्लान के तहत कंसल्टेंसी शुल्क 3 से बढ़ाकर 4% करने को मंजूरी मिल गई है, जिससे काम करने में ठेकेदारों या अन्य कंपनियों को काफी फायदा इससे मिलेगा। जब बात की जाए तो मेट्रो स्टेशन की, तो मेट्रो स्टेशन के समीप व्यावसायिक ऊंचे भवनों को सैद्धांतिक अनुमति दी गई है, लेकिन अधिक संख्या में आम जन एक स्थल से मेट्रो स्थान तक पहुंच सके, इसलिए ऐसा किया गया है। और पार्किंग के यदि बात की जाए तो पहाड़ पर पार्किंग की समस्या के निराकरण के लिए
तीन कार्यदायी संस्थान तो को चलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।